स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बिहार के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे वोटर्स का जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है वो चलाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ड्राइव कंप्लीट होने के बाद में जो ड्राफ्ट डाटा है उनको रिलीज किया गया है, जिसके अंदर नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। उसके बिहाइंड में क्या रीजन हो सकते हैं? कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनका डेथ हुआ है, कुछ ऐसे वोटर हैं जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं बिहार से अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। और आप देखिए कि ऐसे भी वोटर्स आपको हुआ करते हैं जिनका नेम है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में एनरोल होने की वजह से उनका नेम है उसको वहाँ से रिमूव है वो कर दिया गया होगा। अब ड्राफ्ट डाटाज के रिलीज के बाद में अपोजिशन के जो वहाँ पे लीडर हैं उनके द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए वोटर आईडी कार्ड के रिगार्डिंग में, जिसके पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको सबमिट कीजिए, जिससे कि इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट है वो एग्जामिन है वो किया जा सके। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए आपको जो एपिक कार्ड है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कब ये एपिक कार्ड है जो एग्जिस्टेंस में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जब एसआईआर का ड्राइव अपने फेज के अंदर में था तो उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईडी कार्ड्स हैं उनको इंक्लूड करने के बारे में कहा गया था एसआईआर ड्राइव के रिगार्डिंग में कि 3 आईडी कार्ड्स हैं उनको आप इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आप वोटर्स का जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे एक अच्छे से जो आप इस्टेब्लिश है वो कर सको, क्योंकि मैक्सिमम सिटीजन्स के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं अवेलेबल हुआ करते हैं। कुछ ऐसे भी सिटीजन हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, कुछ ऐसे सिटीजन हैं जहाँ पे बिहार के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे जो फ्लड का सिचुएशन भी क्रिएट होता है। तो 3 आईडी थी जिसमें एक एपिक आईडी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए कहा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद में इलेक्शन कमीशन के पास में इलेक्शन कंडक्ट करने का जो पावर है वो एग्जिस्टेंस में आता है। एक आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए कि कमेंसमेंट में आने का और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडोप्ट किया गया था उनके बिटवीन में 2 मंथ का डिफरेंस था। 26 नवंबर 1949 को तो आप देखिए कि अडोप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 के समय वो यहाँ पे कमेंसमेंट में आता है। तो बिटवीन द 2 मंथ का जो टाइम पीरियड है कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो एग्जिस्टेंस में आए थे, सिटीजनशिप के प्रोविज़न है जो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है उनका भी जो कमेंसमेंट है एनफोर्समेंट में आना बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से आने से पहले ही उनको कर दिया गया था। अगर ये आपको जो टॉपिक्स हैं वो नहीं पता है तो पॉलिटी का एक बुक है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स रीड करते हैं, लक्ष्मीकांत, उसके चैप्टर 2 के अंदर में जाके आप रीड करना, वहाँ पे इसके पर्सपेक्टिव से मेंशन है वो किया गया है। तो जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का जो रेगुलेशन है उसका पावर दिया जाता है, तो उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस को मोर ट्रांसपेरेंट मैनर में कैसे सेटअप किया जाए उसके रिगार्डिंग में वोटर आईडी का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया। 1957 के समय फर्स्ट टाइम जो बिल है उसको प्रपोज किया जाता है कि वोटर आईडी के अंदर वोटर आईडी का जो प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आए। बिल आप देखिए कि एक्ट के रूप से बनता है। उस समय हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर कौन हुआ करते थे? सुकुमार सेन हैं, सुकुमार सेन है। इनका नेम यूपीएससी ने आपसे 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था इनके नेम के रिगार्डिंग में कि फर्स्ट हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन थे। फिर आप देखिए कि 1993 के समय फर्स्ट टाइम ये जो फोटो के थ्रू जो आपका वोटर आईडी कार्ड है जो एग्जिस्टेंस में आता है, जिसको कि हम इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड के नाम से जानते हैं। इस तरीके के नंबर्स हुआ करते हैं, 10 डिजिट के नंबर्स हुआ करते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिकल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिकल हैं। यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक के अंदर बता दिया जाएगा कि एपिक आईडी कार्ड है कि आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आपका वोटिंग का प्रूफ है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में इस बूथ के ऊपर आपका एनरोलमेंट है और ये आप पर्सन हो, आपका फ़ोटो उसके अंदर में हुआ करता है। फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जो नंबर्स हैं वो क्या ओनली न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल के अंदर भी दिए गए हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हुआ। इलेक्शन प्रोसेस के जो आर्टिकल्स हैं वो तो आपको पता ही होंगे। आर्टिकल 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन को पावर ग्रांट करता है इलेक्शन रेगुलेशन का, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराने का।
इलेक्टोरल रोल के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आर्टिकल 326 है जिसमें इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन किया गया है। इलेक्शन कंडक्ट के रूल हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पावर है कि समय समय पे वोटर्स का जो आइडेंटिटी है उसको आप देखिए कि अपग्रेड किया जाए, जो नए वोटर्स हैं जिनको इंक्लूड है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोटैटो के बारे में है, आप देखिए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। कहाँ पे है ये? पेरू के अंदर में है। पेरू कहाँ है? पेरू आपको पता होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका के अंदर में, लैटिन अमेरिका का भी जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पेरू नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है जिसको CIP के नाम से लिखा जाता है, जो आप देखिए कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। कब ये सेटअप हुआ था? 1971 के समय ये सेटअप हुआ, 1971 के समय। इनका एक रिसेंटली जो ऑफिस है, इनका जो एसोसिएटेड ऑफिस है साउथ एशिया का, जो कि आप देखिए आगरा के अंदर में ओपन किया गया है। कहाँ पे ओपन किया गया है? आगरा के अंदर में। आगरा वो रीजन है हमारा गैंगेटिक प्लेन्स का जहाँ पे पोटैटो का जो फार्मिंग है वो काफ़ी लार्जर स्केल के ऊपर हुआ करता है। उत्तर प्रदेश के इस पार्ट के अंदर में जो पोटैटो का फार्मिंग आपको काफ़ी सही नंबर्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि इनके जो डायरेक्टर हैं या जिनके जो हाईएस्ट पर्सन हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर में जो पोटैटोज हैं वो बायो फोर्टिफाइड रूप से आएंगे और हमारे यहाँ पे आयरन का जो डेफिशिएंसी है, आप देखिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर में आयरन का जो डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलता है। नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है वो क्या क्या डाटा बताता है आयरन की डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग में कि 67.1% जो चिल्ड्रंस हैं, 59% जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके अंदर में एनीमिया का सिचुएशन है, आयरन का कमी है। और आप देखिए एनीमिया मुक्त भारत हमारा गवर्नमेंट है वो चलाता भी है। ये डाटाज आप याद रख लेना कि अराउंड द 67% जो हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं और एडोलसेंट गर्ल्स के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो 59% है जिनमें एनीमिया है, जिनमें यहाँ पे आयरन का कमी है। एनीमिया मुक्त भारत जो है हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि एनीमिया को है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, आयरन का जो डाइटरी जो कंटेंट है, डाइटरी इंटेक है उसको इंक्रीज है वो किया जाए। अब एग्जाम के लिए आप देखिए कि इन्होंने कहा है कि बायो फोर्टिफाइड जो पोटैटोज हैं वो मार्केट के अंदर में आएंगे। एक ट्रायल बेसिस के ऊपर में जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर में विटामिन ई से उसको फोर्टिफाइड किया गया, जिससे कि कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल वहाँ पे वो अवेलेबल भी है कि डाइटरी इनटेक के थ्रू वहाँ पे विटामिन ए का जो कमी है उसको इंक्रीज है वो किया जा सके। किसका कमी स्टूडेंट्स? विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछता है। 2013 या 14 के समय क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन बी की कमी की वजह से कौन सा प्रॉब्लम होता है क्या। आप देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी जो है वो न्यूज़ में भी था कि काफ़ी सारे इंडियन पर्सनस हैं जिसमें विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स बायो फोर्टिफाइड प्रोसेस के बारे में है। बायो फोर्टिफाइड प्रोसेस का जो अल्टीमेट एम है वो क्या होता है कि न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए, कोई भी डेफिशिएंसी है उसको यहाँ पे डेफिशिएंसी को रिड्यूस है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या हमारे कंट्री के अंदर में भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पोटैटोज के रिगार्डिंग में वर्क किया करता है, और क्या यूपीएससी ऐसे पोटैटोज के पर्सपेक्टिव से या किसी भी जो क्रॉप के रिगार्डिंग में जो बोर्ड है उसका क्वेश्चंस यहाँ पे पूछता है। यस स्टूडेंट्स, 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में आप देखिए कि कॉफ़ी एंड टी बोर्ड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में हम कंटिन्यूस रिवाइज करते हैं कि रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है जो कोटायम के अंदर में है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि टर्मरिक जो हल्दी होती है उसका भी जो हेडक्वार्टर है जो तेलंगाना के अंदर में सेटअप किया गया है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ के अंदर में है उसके बारे में जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया। तो हमारे यहाँ पे जो पोटैटोज़ के रिगार्डिंग में इंडियाज़ सेंटर फॉर पोटैटो रिसर्च है जो शिमला के अंदर में है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? शिमला के अंदर में है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आपको पोटैटोज के बारे में बताया गया तो आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। क्या इंडिया का ये नेटिव है, इंडिया के अंदर में ओरिजिनली पाया करता था पोटैटो? तो पोर्तुगीज जो हैं
पोर्तुगीज जो हैं वो अपने साथ लेके आते हैं और इंडिया के अंदर में इनको इंट्रोड्यूस है वो किया जाता है। तो उसी के साथ में आप देखें कि फास्ट के रूप से इसका जो वेजिटेरियन पर्सन है वो कंज्यूम किया करते हैं पोटैटोज का काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। और ये जो इंटरनेशनल सेंटर है कंटिन्यूस वर्किंग सिचुएशन में है कि जो ट्यूबुलर जो क्रॉप्स हैं, जो रूट क्रॉप्स हुआ करती हैं, उनके अंदर में न्यूट्रिएंट स्टोरेज उनके रूट्स में होता है, उसको इम्प्रूव वहाँ पे जो बायोफोर्टिफाइड करते हुए जो जर्म प्लाज्म है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज किया जा सके, न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उस वर्किंग प्रोसेस के अंदर में है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने ट्यूबुलर क्रॉप के बारे में मेंशन किया। एक काफ़ी साइंस का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, क्या जो पोटैटोज हैं वो रूट हुआ करते हैं या स्टीम हुआ करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोटैटोज हैं वो तना होते हैं, स्टीम हुआ करते हैं। वो यहाँ पे जो रूट हैं उसकी कैटेगरी में इनको नहीं काउंट करते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने डेट फ्रूट बैट के बारे में रीड किया था कि फ्रूट बैट है जो क्या वहाँ पे बर्ड हैं या मैमल हैं, तो मैमल का कैटेगरी के अंदर में आते हैं जो फ्रूट बैट हुआ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लीडर है वहाँ पे एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट आप देखिए कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट में होता है। जो फ्रीडम फाइटर्स को जो रिजर्वेशन मिला करता है वहाँ पे, वो जो फैमिलीज हैं जिन्होंने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनकी फैमिलीज को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है वहाँ का गवर्नमेंट, जिसको इंक्रीज कर दिया गया था जो फॉर्मर वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं शेख हसीना मैम, उनके द्वारा। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटीज़ का एक मूवमेंट हुआ जिसमें जो लार्जर जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके थ्रू इनको पावर से रिमूव किया गया या इंडिया के लिए आ गए थे उस दौरान में। इनके अगेंस्ट में अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो ट्राइब्यूनल, वहाँ का जो ट्राइब्यूनल है जो इंटरनेशनल क्राइम्स को जो डील करता है उसके द्वारा जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंडिया के अंदर में इनका प्रेजेंस बताया करते हैं। जो लास्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जब इनको फर्स्ट टाइम आप देखें कि इंडिया के अंदर में ये आए थे वहाँ से। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि क्या इनको एक्स्ट्राडिशन करते हुए ले जाया जा सकता है कि बांग्लादेश के द्वारा, क्योंकि हमारा और बांग्लादेश का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है, बट स्टूडेंट्स उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर में, जो एक्स्ट्राडिशन का जो ट्रीटी है उसके अंदर में एक क्लोज है कि पॉलिटिकल जो पर्सन है, पॉलिटिकल पर्सनस के रिगार्डिंग में जो कंट्री है जहाँ पे वो रह रहा है पॉलिटिकल पर्सन, वो डिनाई कर सकता है, पॉलिटिकल पर्सन को डिनाई किया जा सकता है। उनका एक्स्ट्राडिशन है उस ट्रीटी के अंदर में अलाउ है, वो नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तिबेतियन सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं, तो स्टूडेंट्स कर्नाटका के अंदर में काफ़ी सारे सेटलमेंट्स हैं तिबेतियन कम्युनिटी के। जब उनका माइग्रेशन होता है इंडिया के अंदर में, स्पेशली 1959 के समय में, तो कर्नाटका के इस जो टेम्पल का है उसका रिस्टोरेशन है वो किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे है? अब कर्नाटका के अंदर में एक जगह है, इसको बोला करते हैं डोंडेनलिन। अब देखिए कि प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो सकता है। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि आउटसाइड द तिब्बत जो लार्जेस्ट सेटलमेंट है वो भी कर्नाटका के अंदर ही सिचुएटेड है, बाइलकुप्पे ऐसे उसका जो नेम है। एक बार आप इसको सर्च करना, नेम है वो क्या है उसका, जो लार्जेस्ट सेटलमेंट है। रिसेंटली ये जो तिबेतियन कम्युनिटी है वो न्यूज़ के अंदर में था। न्यूज़ में इस वजह से भी था कि वहाँ के जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनके द्वारा री इनकारनेशन है उसके बारे में कहा गया कि उनका री इनकारनेशन है वो हो सकता है। चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको ऑब्जेक्शन करते हैं। उनके उस बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान में हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका प्रेजेंस था। तो एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो दलाई लामा है वो एक पोस्ट है। जो दलाई लामा है वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक पोस्ट है। जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु हैं वो होते हैं तिबेतियन कम्युनिटी के वहाँ पे। 1959 के समय में उनके द्वारा एक अपराइजिंग किया जाता है। जब माओ जिदोंग का जो पीरियड है वो हुआ करता था, अपराइजिंग फेल होता है, उसके बाद में वो इंडिया के लिए आते हैं, इंडिया के लिए आ जाते हैं। तिब्बत है वो चाइना अपने कंट्रोल के अंदर में लेता है, एक ऑटोनोमस रीजन के रूप से सेटअप करने का इनका डिमांड भी है कि उसको ऑटोनोमस रीजन के रूप से सेटअप है वो किया जाए। अर्लियर फेज में जो डिमांड था वो सेपरेट नेशनलिज्म का था, बट बाद में ऑटोनोमस का इनका डिमांड है वो किया गया। जब दलाई लामा का डेथ होता है तो उसके बाद में एक तो उनका लेटर होता है, लेटर के अंदर में वो मेंशन करते हैं कि जो उनका जो री इनकारनेशन है वो किस प्लेस के अंदर में, किस डायरेक्शन के अंदर में हो सकता है।
नेक्स्ट आप देखिए कि उनका जो वहाँ पे स्मोक का जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है, और भी काफ़ी सारे ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे नए दलाई लामा है उनका सर्च है वो चलता है। एक कमेटी उसके रिगार्डिंग में सेटअप हुआ करती है। फिर वहाँ पे किसी चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको कोई सिंबल्स हैं वो शो किए जाएंगे, अगर वो उनको बेटर वे में रिकॉग्नाइज करता है तो उसी चिल्ड्रन को फिर आप देखिए कि प्रिपेयर किया जाएगा दलाई लामा का जो पोस्ट है, जो पोस्ट का वहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रेजेंट समय में दलाई लामा हैं जिनको 1989 के समय में नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था। अब आपको ये नोबल पीस प्राइज जो कंटिन्यूस न्यूज़ में रहता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका डिमांड है कि उनको दिया जाए, काफ़ी सारे पीस उन्होंने करवाए हैं, जो भी डिफरेंसेज हैं कंट्रीज़ के वो बेसिकली उनका ये मेंशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी रिसेंटली आप देखिए कि कल का ही जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में दलाई लामा के द्वारा लेह का जो रीजन है, लेह के अंदर में चौखांग नाम का एक विहारा है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, जो एक मोनेस्ट्री है जिसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया लेह के अंदर में। क्या यूपीएससी मोनेस्ट्री के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछता है? 13 या 14 का प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है कि दलाई लामा जो स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनका इंडिया के अंदर में प्रेजेंस है, इंडिया कंटिन्यूस किसी भी पर्सन को कोई डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उस समय आप देखिए कि उनको एक प्रॉपर जो शरण है वो देता है इंडिया। तो इंडिया का यहाँ पे इम्पोर्टेंस के बारे में हो सकता है कि जैसे बांग्लादेश का जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए ही आए थे, और जब वहाँ पे उनकी फैमिली के ऊपर जो अटैक हुए थे, जब उनका जो फादर है उनको असैसिनेट कर दिया गया था, उससे पहले भी वो इंडिया के अंदर ही रहा करते थे। तो क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि इंडिया का इस तरीके से नाइबर्स के रिगार्डिंग में जो प्रेजेंस है, नाइबर्स को जिस तरीके से पॉलिटिकली जो शरण है वो प्रोवाइड करता है हमारा कंट्री, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोल्हापुर के बारे में है, कोल्हापुर का जो चप्पल है वो भी न्यूज़ में था, क्योंकि एक इटालियन ब्रांड के द्वारा उन्हीं का जो कॉपी करते हुए उसी तरीके का एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में लाया गया। तो कोल्हापुर के अंदर में जो वहाँ पे उस जो कोल्हापुर चप्पल का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जो लोग इंगेज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि उसके अगेंस्ट में अपने कंसर्न्स रेज किए गए, फिर इटालियन ब्रांड ने वहाँ पे जो मेंशन है वो किया है, उनके भी जो लोग हैं उनका विजिट हुआ है कोल्हापुरी चप्पल को देखने के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है वो एक एलिफेंट के पर्सपेक्टिव से है। एलिफेंट को जो सेंड है वो कर दिया गया, कहाँ पे कर दिया गया? वनतारा नाम का जो वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है जामनगर के अंदर में, आप देखिए वहाँ पे इसको सेंड है वो किया गया है। सेंड करने की वजह से आप देखिए कि कोल्हापुर है, सांगली है, सतारा का जो रीजन है, कोल्हापुर है, सांगली है, सांगली के अलावा जो सतारा के जो लोग हैं उनके द्वारा साइलेंट वे के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो किया गया। एलिफेंट का इंडिया के अंदर में IUCN स्टेटस क्या होता है, क्या एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। ये प्रोटेस्ट था। अब आप देखिए आने वाले समय में क्या डिसीजन होता है उसके बारे में अब न्यूज़ में रहेगा तो हम रीड करेंगे। कोल्हापुर, सांगली, सतारा का वो रीजन है जहाँ पे जो हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, उसका भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे जब से वायलेंस हुआ है, क्या वो क्रॉप जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसको इम्पैक्ट हुआ? यस स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट तो देखने के लिए मिला है, क्योंकि मणिपुर का जो वैली का जो एरिया है वहाँ पे एक कम्युनिटी डोमिनेट करती है, और जो हिली एरिया है वहाँ पे एक डिफरेंट कम्युनिटी जो डोमिनेट है वो करती है। और उनका जो बफर एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि कोम नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती है, कोम नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है। उस ट्राइबल कम्युनिटी का ही जो फोटो है उसको यहाँ पे शो किया गया है कि कैसे हमारे जो डिफेंस फोर्स के जो पर्सनल हैं उनके द्वारा सिक्योर किया गया, वो अपना फार्मिंग प्रैक्टिस है उनके द्वारा कैरी आउट हुआ है। मणिपुर के बारे में जब भी मेंशन होता है आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कौन सा क्रॉप है जिसका मेजरली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको जो राइस का जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, पल्सेज भी हैं, मेज भी है। तो राइस का आप देखिए कि नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो फोटो है वो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का है। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट आप देखिए कि ये वही जगह है जहाँ पे कैबुल लैमजो जो नेशनल पार्क है, जो कि जिसको हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। लोकटक लेक है जिसमें फिमडीज हैं जो फ्लोट किया करते हैं।
और जो संगाई डियर है उसका भी प्रेजेंस इसी एरिया में होता है। संगाई डियर जो है, जो कि इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, कि उन फिमडीज के ऊपर में जब उनका प्रेजेंस है और फिमडीज फ्लोट करती हैं, फ्लोट करने की वजह से एक डिस्टेंस पे उसका अपीयरेंस है वो डांसिंग डियर के रूप से होता है। तो कैबुल लामजो नेशनल पार्क है, डेट लोकटक लेक है, जो इस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक जो फॉर्मर एमपी हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर में कुछ एलिगेशंस लगे थे और एलिगेशंस के अंदर में उनको कन्विक्ट है वो भी किया गया है। एलिगेशंस हैं रेप केसेज के रिगार्डिंग में, हीनियस क्राइम अगेंस्ट द वुमेन के उनके ऊपर में जो एलिगेशंस हैं वो थे। अब स्टूडेंट्स, अब उनको जो पनिशमेंट दिया गया है ये किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो चेंजेज करेगा क्रिमिनल सिस्टम के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि ऐसे ही 2-3 केसेज और सामने आए हैं। 2-3 ऐसे केसेज नहीं हैं, हम यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेट एक तो मुंबई का जो ट्रेन अटैक का जो केस था, कि जिसके अंदर में कुछ कन्विक्टेड पर्सन थे, लोअर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया था, फिर आप देखिए कि उनको एक्विटल किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। एक मालेगांव का भी जो केस है, मालेगांव के अंदर में एक्विटल किया गया है जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको। एग्जाम के लिए 3 केसेज हैं, वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इनके ऊपर लास्ट ईयर एलिगेशंस लगते हैं, तो काफ़ी स्पीडी वे के अंदर में जो जजमेंट यहाँ पे आया है, तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन होता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके अंदर में डिले है वो एक पनिशमेंट के रूप से ना काम करे, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के रूप से ना हो, स्पीडी वे के अंदर में जो जुडिशियल प्रोसेस है वो अपने वर्क को कैरी आउट करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक तो इनका स्पीडी वे में हुआ, सेकंड आप देखिए कि एविडेंस का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है कि प्रॉपर वे के अंदर में एविडेंस है उनको शो किया गया होगा। हमारे एमएलए एमपी की रिगार्डिंग में जो स्पेशल जो कोर्ट्स होते हैं उनका स्पीडी वे के अंदर में काम कर सकें, इसी वजह से उनको सेटअप किया गया था। हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो डोमेन है उसके अंदर में क्रिमिनल पर्सनस का जो एंट्री है वो मिनिमम हो, इसके रिगार्डिंग में एक लिली थॉमस केस भी है। एक लिली थॉमस केस है जो बार करता है कोई पर्सन है वो कन्विक्टेड है अगर 2 और मोर देन द 2 ईयर का उनको पनिशमेंट है वो मिला है। तो एक तो एविडेंस का काफ़ी बड़ा रोल है। एविडेंस के अलावा स्टूडेंट्स कोर्ट के अंदर में जो हियरिंग प्रोसेस है, जो ट्रायल है, उसके अंदर में जो एडवोकेट्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पे परसेप्शन को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से जो आप देखिए कि डिफरेंट डोमेन है उसको एग्जामिन किया जाता है। स्पीडी वे के अंदर में जुडिशियल प्रोसेस हुआ, स्पीडी वे के अंदर जजमेंट दिया गया। बट वो जो अदर केसेज हैं, मुंबई ट्रेन अटैक जिसमें 19 ईयर्स का समय हुआ है, और आप देखिए कि जो अदर है वो शायद 16 या 17 ईयर्स का समय होने के बाद में उनको एक्विटल है वो किया गया वहाँ पे। तो स्पीडी वे में जो जुडिशियल प्रोसेस है वो वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक के बारे में है। वर्ल्ड बैंक आप देखें कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको क्लासीफाइड करता है इनकम के बेसिस के ऊपर में। ये जो कंट्री है वो हाई इनकम कंट्री है, ये आप देखिएगा। अपर मीडियम जिसको हम कंसिडर किया करते हैं, लोअर मीडियम है, और फिर लोअर कैटेगरी है। अभी किसके बेसिस के ऊपर में ये जो वर्ल्ड बैंक है वो डिसाइड करता है? ग्रोस नेशनल इनकम है। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा का भी वहाँ पे एग्जामिन होता है। एक पर्सन है जो वहाँ पे कितना पैसा है वो कमाता है, उसको उसी बेसिस के ऊपर जो कैटेगराइज है वो किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फिलीपाइंस के बारे में है। फिलीपाइंस जो कि आप देखिए कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, काफ़ी बार साउथ चाइना सी की वजह से न्यूज़ में होता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका भी हेड क्वार्टर फिलीपाइंस का जो मनीला नाम का जो सिटी है वहाँ पे ही सिचुएटेड है। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फिलीपाइंस के जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के विजिट के लिए आने वाले हैं। इंडिया का जो मैरीटाइम टाइज के को डीपन कर सकता है। मैरीटाइम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अभी दोनों कंट्रीज का एक डेवलपमेंट भी हुआ था। हमारे जो नेवल डिस्ट्रॉयर हैं वो मनीला के वहाँ पे पहुँचे थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि दोनों कंट्रीज का मैरीटाइम के रिगार्डिंग में जो रिलेशंस हैं जो बेटर हुए हैं। लास्ट टाइम किसी फिलीपाइंस प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के अंदर में कब विजिट किया गया था? वो 1976 के समय था। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पीएम सर हैं, वो समय समय पे मिलते रहते हैं। जब भी आसियान इंडिया का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, आसियान इंडिया का मीटिंग कंडक्ट होता है, या आसियान की मीटिंग के अंदर में जब उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है तो उसके साइडलाइन के अंदर में फिलीपाइंस के जो लीडर्स हैं उनके साथ में जो मीटिंग है वो होता है। अब आने वाले हैं तो मैरीटाइम के रिगार्डिंग में डिस्कशन रहेगा। डिस्कशन और भी अलग डोमेन्स के पर्सपेक्टिव से रहेगा।
हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो सागर इनिशिएटिव चलाया गया था उसको आप देखिए कि मॉरिशस विजिट के दौरान में महासागर किया गया। महासागर का अल्टीमेट जो यहाँ पे जो टारगेट है वो यही था कि जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक वे के अंदर में मैरीटाइम जो सेक्टर है उसमें कोऑपरेशन है उसको किया जा सके। NSCN IM जो आप देखिए कि नेशनल सोशलिस्ट जो वहाँ पे नागालैंड के अंदर में इनका वर्क होता है, जिनसे पीस एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने 2015 के समय साइन किया था। स्टूडेंट्स जो राइवल ग्रुप्स हैं उनके वर्किंग को उसको अपोज किया गया है NSCN IM के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिजोरम के बारे में है। मिजोरम आप देखिए कि हमारा लैंडलॉक स्टेट है। मिजोरम जो है लैंडलॉक स्टेट है। मिजोरम के अंदर में वहाँ पे एक एरिया है जहाँ रेलवे और रोड का जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ है। मिजोरम का जो कैपिटल है एजवाल, उसके ही पास में एक जगह है साइरांग नाम का एक जगह है। स्टूडेंट्स वहाँ पे रेलवे का जो कुछ एक ट्रैक है जिसको कि कंस्ट्रक्ट किया गया, जो एग्जिस्टेंस में आया। अब क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से रेल और रोड का जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे स्लो फेज के अंदर में पहुँचा है? क्या जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वहाँ का जो वेदर कंडीशन है, वेदर कैसा है? रेन्स काफ़ी ज़्यादा रिसीव करता है। वेदर कंडीशन का एक काफ़ी बड़ा रोल है। वेदर के अलावा आप देखिए कि जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कैसे है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है कि लैंडस्लाइड हो सकता है। तो आपको जो कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है तो इस तरीके से तो आपको करना ही है कि वो सेफ रहे, कोई डिजास्टर का उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो ना हो सके। वेदर एक रीजन है, डिफ़िकल्ट टेरेन एक सेकेंड रीजन है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स वहाँ पे मैन पावर का भी शॉर्टेज है, जो स्किल लेबर फोर्स का रिक्वायर्ड है जो उस रेलवे के वर्क के रिगार्डिंग में अपना वर्क कर सकें। तो स्किल मैन पावर का शॉर्टेज होना, कमी होना। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फोर्थ मटेरियल, कि जैसा वहाँ का टेरेन है, जैसा वहाँ का डिमांड है, वैसा ही मटेरियल होना चाहिए जो उससे कोई भी डिफ़िकल्टी है जिसको कि फेस कर सके। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो रेलवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इस एरिया के अंदर में कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में वो स्लोली आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्टूडेंट्स मिजोरम नाम का जो हमारा स्टेट है, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में क्या एरिया शेयर करता है क्या? ये आप देखिए कि कुछ दिनों पहले हमने इसको रीड भी किया था, तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने इसके बारे में देखा। अब ये हमारा रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे बूस्ट करेगा, ये जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है। 2014 के समय जब हमारे पीएम सर, जो प्रेजेंट समय में पीएम है, उनके द्वारा ओथ ली जाती है, तो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी था, लुक ईस्ट का जो पॉलिसी था, तो उसको आप देखिए कि उनके द्वारा एक नया पॉलिसी चलाया गया, फॉरेन पॉलिसी, लुक एक्ट ईस्ट नाम का जो पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अल्टीमेट एम क्या है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ में जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो सके। अब बूस्ट कैसे होगा? रेलवे और रोड का जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू में। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स चले हैं जैसे बांग्लादेश के साथ में आप देखिए कि रेलवे लाइन है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं? अगरतला अखूरा एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। अगरतला अखूरा एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। कालधन मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट आप देखिए कि पोर्ट जो कालधन रिवर के थ्रू जो कनेक्टिविटी बूस्ट हो, म्यांमार के अंदर में जो कालधन है वहाँ से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर कनेक्टिविटी बूस्ट हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो चले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना का जो एक मेगा डैम प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में वहाँ के जो फार्मर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, आदि नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो वहाँ पे किया गया है। सियांग प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया कि सियांग प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो है मिडोग, उस हाइड्रो पावर स्टेशन है जो तिब्बत के अंदर में वो सेटअप करने वाले हैं। 60,000 आप देखिए कि मेगावाट का जो प्रोडक्शन है वो हो सकेगा। और जो यांगजे नाम का जो नदी है चाइना के अंदर में, यांगजे नाम का जो नदी है उससे 3 टाइम्स यहाँ पे जो उनका जो प्रोडक्शन है वो हो सके हाइड्रो पावर का, ये उनका यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हमारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने कहा है कि सियांग प्रोजेक्ट को आप कैरी आउट कीजिए जिसमें 16,000 के आसपास हमारा जो हाइड्रो पावर का जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवर प्रोसेस के बारे में, तो आप देखिए कि यारलुंग सेंगपो नाम का ये नदी है जो कि और इसके अलावा सियांग नाम का नदी है। ये दोनों जब रिवर्स मर्ज करती हैं, सियांग और यारलुंग सांगपो जो ब्रह्मपुत्रा का एक डिफरेंट नेम है,
फिर आप देखिए कि सियांग है, ये कहाँ पे मर्ज करती हैं, आसाम के अंदर में, और दोनों रिवर्स जब मीट करती हैं तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईस्टर्न चाइना सॉरी यहाँ पे जो सी ऑफ जापान के बारे में है कि सी ऑफ जापान के अंदर में चाइना और रसिया का जो नेवल फोर्सेज हैं उन्होंने अपना ड्रिलिंग है वो स्टार्ट किया है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये चाइना है, सपोज कीजिए चाइना है, चाइना के यहाँ पे जो कोरियन पेनिनसुला है, नॉर्दर्न कोरिया है, सदर्न कोरिया है, यहाँ पे आपको जो जापान है वो देखने के लिए मिलेगा। जापान के डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं। ये जो रीजन है इसको बोला करते हैं सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पता ये होना चाहिए कि ये उस तरीके से हमारे यहाँ पे वाटर बॉडी है जैसा मेडिटेरियन है, जिसमें किसी भी तरीके का हाई टाइड्स हैं, जो टाइडल प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये पैसिफिक के साथ, पैसिफिक को जो सेपरेट है वो भी करता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखिए जो कनेक्ट करने वाला जो स्टेट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन सा स्टेट है जिसको ये पैसिफिक के साथ में कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सऊदी अरेबिया के बारे में है, कुछ सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, इथोपिया जो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में है, वहाँ के कुछ पर्सन हैं जिनको एग्जीक्यूट किया गया है कि उनके द्वारा ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है वो किया गया था, जो कि उस कंट्री के अंदर में बैन है वो होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ रसिया के बारे में है कि यूक्रेन के द्वारा एक ड्रोन का अटैक किया गया, जिसकी वजह से उनका जो ऑयल का जो डिपो है जिसके अंदर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि यमन के बारे में है। यमन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे होती जो रेबल ग्रुप्स हैं उनका वहाँ पे रूल है। तो स्टूडेंट्स 54 जो माइग्रेंट पर्सन है उनका बोट वहाँ पे सिंक होने की वजह से यमन के उस कोस्टल एरिया के अंदर में लोगों का जो डेथ है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया जो ड्रूज का जो रीजन है वहाँ पे फिर से क्लैश देखने के लिए मिला है। क्लैश हुआ है तो लोगों का जो डेथ है वो भी वहाँ पे हुआ है। शेख हसीना मैम के ट्रायल्स के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। और गजा स्ट्रिप के बारे में है यहाँ पे, जो कि कंटिन्यूस न्यूज़ में है। ये लोकेशन आप अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप रीड किए हो तो लोकेशन देख लेना गजा स्ट्रिप के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि नासा और इसरो उनके कोलोब्रेशन के थ्रू जो नाइसर नाम का जो सैटेलाइट है, जो कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया गया है। उसी के बारे में कहा गया है कि ड्यूल फ्रिक्वेंसी के ऊपर में एक तो वर्क करता है, ड्यूल फ्रिक्वेंसी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है उसको और बेटर किया गया, चाहे यहाँ पे टेरेन को आप देखिए कि ऑब्जर्व करना हो या किसी डिजास्टर के समय रिलीफ है वो प्रोवाइड करना हो, उसको ये इम्प्रूव है वो करेगा। तो उसका एक इंटरव्यू है जो नासा के जो वहाँ पे जो पर्सन है उनका जो इंटरव्यू है वो लिया गया है, जिसके अंदर में ये सब मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि इम्यून सेल के बारे में है। एआई डिजाइन जो प्रोटीन है उसके थ्रू यहाँ पे इम्यून सेल है उसको साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप है वो किया गया। या टी सेल को हम इम्यून सेल के रूप से कंसिडर करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन था, जिनमें हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स के बारे में रीड किया है। होमवर्क जो आपको दिया गया है वो आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करना, जिससे कि आपका बार बार रिवीजन है वो हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।